दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी 1.5 साल से ज़्यादा का समय बाकी है। लेकिन विपक्ष इस बार ज़्यादा चौकन्ना और ज़्यादा मुस्तैद नज़र आ रहा है और यही वजह है कि राहुल गांधी अपने 5 महीने की 3,570 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा पर अपने चुने हुए साथियों के साथ दक्षिण भारत से कूच कर चुके हैं और जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देते हुए बिहार में आरजेडी के साथ अपनी सरकार ही नहीं बनाई है बल्कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की घेरेबंदी करने लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी या नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है वो भी कम नहीं है और इसीलिए लगातार विपक्ष के तमाम दलों पर तमाम सरकारों पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि उसी गठबंधन में से माने जो संभावित हो सकता है एक बहुत मजबूत साथी बंगाल की ममता बनर्जी, उनके स्वर इस समय कुछ बदले बदले हैं। ममता बनर्जी ने इस समय 2 बयान दिए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि आरएसएस में कुछ लोग अच्छे भी हैं और अभी कल उनका बयान है कि जो सीबीआई की रेड हो रही है उसके पीछे नरेंद्र मोदी नहीं हैं। उनका इशारा संभवतः गृह मंत्री अमित शाह की तरफ है। लेकिन ज़्यादा मौजू ये है कि ममता बनर्जी का ये बयान किस तरफ संकेत कर रहा है। क्या ये जो पेशबंदी विपक्ष की तरफ से हो रही है इसमें दरार पड़ रही है या अभी ये कहना जल्दबाजी है कि विपक्ष एकजुट होकर के किसी नतीजे पर पहुंच रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। हाल फिलहाल में 2022 के नवंबर और दिसंबर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव हैं और उसके बाद 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। तस्वीर का असली जो पहलू है वो इन राज्यों के चुनाव में स्पष्ट होगा। फिलहाल सबकी नज़रें गुजरात चुनाव पर गड़ी हुई हैं क्योंकि गुजरात वो जगह है जहां से नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और एक छत्र शासन लगभग उनका 2.5 दशक से है। 2022 के दिसंबर में चुनाव हैं और आपको याद होगा कि 2002 में गोधरा दंगों के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी और उसके बाद लगभग अपराजेय स्थिति में वो बिहार गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सीटें लगातार उनकी घटती रहीं। 2014 में वो प्रधानमंत्री होकर के दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होते हैं। जो सपने उन्होंने दिखाए थे लोगों को, उन सपनों की बात फिलहाल तो नहीं करूँगा, लेकिन गुजरात 2022 का चुनाव बहुत कुछ कहने वाला है। सवाल ये है कि क्या गुजरात में इतने लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी अथवा अभी भी वो अपराजय रहेगी, और इसलिए भी रहेगी क्योंकि ये मोदी और शाह का अपना घर है। इसी बीच में गुजरात में एंट्री हो रही है बहुत तेजी के साथ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी के गुजरात में बहुत जोश के साथ और बहुत प्रचार माध्यमों से जिस तरह का पेशबंदी की जा रही है उससे तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएगी और इसीलिए वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार चूँकि शहरों में है और भारतीय जनता पार्टी का भी जनाधार शहरों में है, तो ऐसे में अगर शहरों का वोट बंटता है, अगली जातियों का वोट बंटता है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, तो निश्चित रूप से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और गाँव में, कस्बों में कांग्रेस पार्टी आज भी मजबूत है, और वो मजबूत इसलिए है कि 2002 के दंगों के बाद जिस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, जो सांप्रदायिकता का जहर है वो अधिकांश महानगरों में और शहरों में फैला, और इसीलिए चाहे वो सूरत हो, अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, राजकोट हो, इन शहरों में भारतीय जनता पार्टी का आज भी बहुत मजबूत आधार है।
लेकिन आम आदमी पार्टी की आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी इसके पहले जो वहाँ निकाय के चुनाव थे उसमें उसने एक बड़ी सफलता खास करके सूरत और अहमदाबाद में ग्रहण की थी और उस सफलता में उनके 26 पार्षद सूरत में जीते थे। हालांकि 10 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे उसके बाद ही। आज नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दाखिल होकर के वो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं और वहाँ पर जो शहरी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वहाँ मिडिल क्लास को और अगली जातियों को प्रभावित करने में सफल होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जिस तरह से MIM ने पिछले उसी निकाय चुनाव में बहुत सारे समीकरण बदले थे, उसे विशेष सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन अहमदाबाद में उसे 7 पार्षद उसके चुने गए थे, भरूच में उसने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इसलिए MIM का क्या प्रदर्शन इस बार माने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगा, जबकि गुजरात में 10% से कम मुस्लिम मतदाता है और जाहिर तौर पर वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और MIM भी उसमें घुसपैठ बनाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह इस बात को कह रहे हैं कि MIM और आम आदमी पार्टी दोनों भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन अगर गांव में आम आदमी पार्टी पहुंचती है तो जाहिर तौर पर वो कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान करेगी और ऐसे में पिछले प्रदर्शन को दोहराना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा जब उसने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ये कुछ मुश्किलें हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए माने विपक्ष के लिए। और ये भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बहुत महत्वाकांक्षी हैं और वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जा सकते। लेकिन एक शख्सियत है नीतीश कुमार जो इन दोनों पार्टियों को एकजुट करने में अपने जादुई हस्तक्षेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीतीश कुमार के संबंध सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ जितने खुशनुमा और जितने अच्छे हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ भी उनकी भी दोस्ती है। अब सवाल ये है कि क्या गुजरात में इन दो अलग ध्रुवों पर खड़े हुए दलों को नीतीश कुमार अपने साथ जोड़ पाएंगे? ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात के चुनाव में नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिए जा सकते हैं और इसलिए जा सकते हैं क्योंकि वहाँ 16 से करीब करीब 20%, कुछ लोग बताते हैं 20% वहाँ पाटीदार है। लेकिन 14 से 16% का जो पाटीदार है वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक लंबे समय से वोट देता आया है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि वहाँ का पाटीदार नरेंद्र मोदी के उस तानाशाही रवैये से खुश नहीं है और अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है या गठबंधन का प्रमुख चेहरा बनाया जाता है, कांग्रेस पार्टी का वो प्रचार करने के लिए जाते हैं और केजरीवाल के साथ उनका व्यवहार दोस्ताना होता है और फ़ायदा उसको अगर कांग्रेस पार्टी को होता है तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर ये होता है, नीतीश कुमार अगर ये जादू कर पाते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि दिसंबर 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अहंकार टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार भी सकती है। लेकिन ये हो पाएगा क्या? ये केवल नीतीश कुमार का ही जादू कर सकता है। शुक्रिया।